अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सीएसएस 2024 का जो एमपीटी का पेपर है उसको जल्दी से रिव्यू करते हैं कि उसमें क्वेश्चंस कैसे आए थे, उनको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता था। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 101 क्वेश्चन को कर रही हूँ। टोटल कॉस्ट ऑफ 5 markers and 1 pencil is ₹245 and total cost of 3 markers and 3 pencils is ₹327. What is the cost of 1 marker? अगर आपने क्वेश्चन बनानी है, यहाँ पे उसने 5 marker एंड 1 pencil कहा है, आप इसको एम कह दो, इसको पी का कह दो। फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी आपके पास 5m प्लस पी इज इक्वल टू 45। लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस वन ताकि आप लोगों को इसमें मसला ना हो। वेट, मैं जस्ट आई चेंज द कलर सो दैट ओके। जी, हमने पहली क्वेश्चन मेरे पास क्या बन जाएगी, 5m प्लस पी इक्वल टू 45। दूसरी क्वेश्चन किया 3 मार्कर, तो 3 पेंसिल है, 327 है, तो कितनी क्वेश्चन बन जाएगी मेरे पास, 3m प्लस 3p इक्वल 327। ठीक है, दो इक्वेशंस बना ली। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से आप करेंगे, पी की वैल्यू को हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और मल्टीप्लाई करके हमने इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से m की वैल्यू निकाल रही है। मार्कर की प्राइस उसने पूछी थी, वो कितनी बन गई है, 34 बन गई है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, second question में क्या है, the first term is the sequence is 1 and the second term is 5. For the third term onward, each term is the average arithmetic of all the preceding term. उसने कहा जो हर टर्म आगे आने वाली टर्म है वो पिछली टर्म्स का अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक कहते हैं कि पिछली तमाम टर्म की आप एवरेज निकालें। अगर आपने फॉर एग्जांपल तीसरी टर्म निकालनी है तो पिछली दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे। अगर आपने पिछले 3 का निकालना है, मतलब A4 फाइंड कर रहे हो, तो पहली टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म, इन तीनों को प्लस करोगे, तीनों को उसकी एवरेज निकालो, 3 से डिवाइड कर लोगे, इट इज 3 नॉट 2। ठीक है, हर आगे आने वाली टर्म पिछली तमाम टर्म से क्या है, एवरेज है। तो जो आप ये देखोगे, इस तरह सॉल्व करोगे तो आप देखोगे सबका आंसर क्या आ रहा है, 3 3 आ रहा है। एवरेज सबकी क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब है कि इस तरह करते जाओगे तो जो हमारे पास 27 टर्म आएगी उसका भी आंसर क्या आएगा, 3 ही होगा। Next question में, a baker sell different types of cakes in his shop. Every small cake cost X dollar. जो छोटा केक है वो उसने कहा है X डॉलर का मिल रहा है, जो बड़ा डॉलर जो केक है वो मिल रहा है 2X प्लस $3 का। ठीक है, अब अगेन अभी क्वेश्चन बनाओ, आगे क्या कह रहे हैं। The cost of 3 small lemon cakes and 2 large lemon cake is 16.36। तो हमने कॉस्ट निकालनी है, 3 small lemon cake लिए हैं और 2 large lemon cake लिए हैं। 3 small lemon cake प्लस 2 large lemon cake, टोटल प्राइस कितनी है, 16.36 है। ठीक, स्मॉल की जगह मैंने एक्स पुट कर दिया और लार्ज की जगह क्या पुट कर दिया, 2x प्लस 3 पुट कर दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकल आएगी आपके पास 1.48। नेक्स्ट क्वेश्चन, if one angle of an isosceles triangle is 68 degree, then possible values of the second value are। isosceles triangle ऐसी triangle होती है जिसकी दो साइड्स, जो हम दो साइड, दो एंगल जो आप कह रहे हो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमेशा दो जो एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि दोनों एंगल्स हमारे पास 68 के हो जाएं, तो टोटल सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ऐसे ही होता है। तो अगर मैं 68 प्लस 68 प्लस एक्स करूं इज इक्वल टू 180, एक्स की वैल्यू निकलती है 44 डिग्री। ठीक है, एक केस तो ये है। एक केस ये है कि अगर एक 68 का है तो बाकी दो सेम होंगे। अगर एक 68 का, तो मैंने 180 में से 68 माइनस किया, तो कितना आ गया, 1/2, इसको 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 56 आ गया। इसका मतलब बाकी दो कितने हो गए, 56 के हो गए। लेकिन अगर आप ऑप्शंस पे गौर करें तो उसने कोई भी आपको ऐसा ऑप्शंस नहीं दिया हुआ। इसका मतलब है हमारे पास जो आंसर है वो क्या होगा, नन ऑफ दीज का होगा ऑप्शन। नेक्स्ट में, 105, the total perimeter of semicircle is 20.6 centimeter. What is the approximate radius of the circle, semicircle? अब देखिए, जो सर्कल होता है, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो उसकी वैल्यू होती है हमेशा पाई आर स्क्वायर। अब उसने किसकी बात की है, आपको सेमी सर्कल की बात, किसकी, पैरामीटर की बात की है। तो जब भी आपने पैरामीटर निकालना होता है तो पैरामीटर में एक तो कर्व पार्ट आता है और दूसरा तो क्या करते हैं, हम डायमीटर लेते हैं। तो ये देखिए, अगर ये हाफ सर्कल होगा ना मेरे पास, तो हाफ सर्कल का कितना आया, पाई आर, जो कर्व पार्ट है उसका रेडियस टोटल कितना आ जाएगा, 2r। पैरामीटर क्या होता है हमारे पास, हम लोगों ने पैरामीटर में
टोटल लेंथ निकालनी होती है, टोटल वो मालूम करना होता है। कि जितनी साइड में तुम हमको प्लस करते हैं तो हमारे पास पेरीमीटर निकल आता है। तो अगर आप यहाँ देखें तो हाफ कर्व्ड है और ऊपर की लाइन क्या डायमीटर है, इन दोनों को प्लस करोगे तो हमारे पास सेमी सर्कल का पैरामीटर निकल आएगा। ठीक। अब पाई आर और प्लस 2 आर, पाई की वैल्यू हमेशा 3.14 लेनी है आप लोगों ने। आर कॉमन निकाल के आर बाहर आ गया। कितना उसे सेमी सर्कल पैरामीटर दिया हुआ है आपको? 20.6 दिया हुआ है। 20.6 दिया हुआ है ना इसमें आपको। तो आप इसमें इसको प्लस करके यहाँ डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। 4.1 आंसर आ रहा है तो 4 ऑब्वियसली बात है आपका सिंपल कितना होगा, 4 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं अ वाटर टैंक इन द शेप ऑफ क्यूबाइड हैज लेंथ 1.5 मीटर एंड विड्थ 1 मीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर lie in the tank if the water is 60 centimeters deep? क्यूबाइड शेप, हमेशा क्यूबाइड शेप जो होती है हमारे पास थ्री डी शेप होती है, उसमें लेंथ होती है, विड्थ होती है और क्या आता है हमारे पास हाइट होती है। ठीक है। अब लेंथ उसने कहा है 1.5 है, विड्थ दी हुई है 5 और हाइट अगर आप वोट करें उसने आपको सेंटीमीटर में दी है जबकि लेंथ और विड्थ उसने मीटर में दी है। ठीक है, कीप इन माइंड दैट। तो हम सेंटीमीटर को मीटर में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। मैंने 100 से क्या कर दिया, यहाँ डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 0.9 मीटर क्यूब। उसने आपको जो आंसर्स दिए हैं वो लीटर्स में उसने पूछे हुए हैं। तो 1 मीटर के अंदर हमारे पास कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा 900। नेक्स्ट क्वेश्चन, the inner circumference of a circular race track is 440 meter. If the width of the track is 14 meter, what is the radius of outer circle? आपके पास एक क्या है, देखिए इनर ट्रैक है, इनर सर्कल है और एक आउटर सर्कल है। इनर सर्कल, अब आपके पास सर्कमफ्रेंस क्या होता है, उसका फार्मूला 2 पाई आर होता है, वो उसने 240 आपको दे दिया हुआ है। यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाली, 70 मीटर आ गया। लेकिन उसने कहा कि जो विड्थ ऑफ ट्रैक है, मैं सर्कुलर ट्रैक है, ये जो विड्थ ऑफ ट्रैक दी उसने 14 दिया हुआ है। उसने कहा बताओ इसका आउटर सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो आपका तो यहाँ से तक सारा पूरा आएगा ना, इसके अंदर तक जा रहा है ये वाला। तो इसमें हमारे पास क्या करेंगे, हम जो 70 है उसके अंदर प्लस 14 ऐड करेंगे तो हमारे पास 84 मीटर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 70 है, 70 प्लस 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 84, जो कि ये आंसर है। 14 लाजमी ऐड करना है क्योंकि देखो उसने वो विड्थ डाली हुई है। अब वो देख रहे हैं उसने आपको दोनों के आंसर्स दिए हुए थे, लेकिन उसका 14 जब प्लस करोगे कितना बनेगा, 84 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a group of 200 people, 90 like tennis while 105 like cricket and 46 people like both tennis and cricket. How many people like neither tennis nor cricket? टोटल 200 बंदे हैं हमारे पास, उसमें उसने कहा है कि 90 जो है टेनिस को लाइक कर रहे हैं और बाकी जो क्रिकेट को लाइक कर रहे हैं वो 105 है, और 46 दोनों को लाइक करते हैं, टेनिस को भी और क्रिकेट को भी। ठीक है। उसने हमसे पूछा कि कौन से लोग हैं जो टेनिस और क्रिकेट को लाइक नहीं करते। पहले मैंने क्या किया कि 90 इसको करते थे, 105 इसको करते हैं, इनको प्लस कर दिया, 46 निकाल दी जो कि दोनों को लाइक कर रहे हैं। निकाल के बकाया कितने बच गए, 149। मतलब 149 ये हैं जो किसी ना किसी को लाइक कर रहे हैं, चाहे वो टेनिस है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे कुछ भी है, किसी ना किसी को लाजमी लाइक कर रहे हैं। लेकिन उसने पूछा क्या है, जो किसी को भी लाइक नहीं करते। तो हमें 200 में से 149 माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा, 51, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आप किसको करेंगे, नन ऑफ दीज को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास पेपर का भी है क्वेश्चन। 450 visitors visit a museum on each Monday while 390 visits on each other day of the week. How many visitors are there on daily average basis in a month of 30 days beginning on a Monday? जो मंथ का शुरू हो रहा है वो मंडे से शुरू हो रहा है। अगर वो मंडे से शुरू होता है, मैं छोटा सा कैलेंडर साइड पे बनाया हुआ है, अगर मंडे से शुरू होता है इसका मतलब है उस महीने में कितने मंडेज आएंगे, 1 2 3 4 5, 5 मंडेज आए और मंडे के दिन कितने विजिट कर रहे हैं, 450 कर रहे हैं। तो 5 को 450 से मल्टीप्लाई कर दिया, बकाया दिन कितने बच गए, 30 का महीना है तो बकाया दिन कितने बच गए, 25 दिन बच गए। 25 दिन के अंदर कितने विजिटर्स विजिट कर रहे हैं, 390 विजिट्स कर रहे हैं, 390 कर रहे हैं। इनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस कर लो, प्लस करके 12,000 टोटल विजिटर्स हैं जिन्होंने पूरे महीने में विजिट किया है। आपने एवरेज निकालनी है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, 30 का महीना है, 30 से डिवाइड किया, इसका मतलब है पूरे महीने में 400 बंदा विजिट कर रहा है, ऑप्शन में नहीं है, तो आपका नन ऑफ दीज ऑप्शन आ जाएगा।
Next question. Pointing to a photograph, Amen, I have no brother, and that girl's father is my father's son, whose photograph was it? बंदा इशारा कर रहा है तस्वीर को देखते हुए कि मेरा कोई भाई नहीं है और ये जो लड़की का बाप है वो मेरे बेटे का बाप है। ठीक है, जो लड़की का बाप है मेरे बेटे का बाप है। इसका मतलब वो तस्वीर किसकी है? उसकी बेटी की है। मैं अमूमन ये क्लासेस में भी कहती होती हूँ कि आपको जब इसका समझ ना आ रही हो तो कोशिश किया करो कि उसको उर्दू में लिख लिया करो या उस जगह अपने आप को इमेजिन कर लिया करो आप। तो आपको इस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चन जल्दी आपसे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। A bus for Islamabad leaves after every 52 minutes from a bus stand. An inquiry officer told a passenger that the bus had already left 16 minutes ago, and the next bus will leave at 8:15 p.m. At what time did the inquiry officer give the information to the passenger? अब देखिए उसने कहा है बस निकली है, अगली बस निकली है 8:15 पे निकली। उसने कहा हर जो बस जा रही है 52 मिनट्स के डिस्टेंस पे जा रही है। अब हमें तो नहीं ना पता कि भाई पहले बस कितनी गई है, हम इसको अब बैकवर्ड करके इसको सॉल्व करेंगे। अगर अगली बस 8:15 निकल रही है तो उसका मतलब पिछली बस में 52 मिनट्स आप माइनस कर दो। 52 मिनट्स माइनस कर दिए कितना बनता है? 7:23 बनता है। 7:23 पे निकली। लेकिन उसने पैसेंजर को बताया कि तुम्हारे आने से 16 मिनट पहले बस निकली है। हम बैक कर रहे हैं ना। अगर इसका मतलब पैसेंजर से पहले 16 मिनट निकल चुकी है तो 7:23 में मैंने +16 इसलिए की है, +16 इसलिए की है क्योंकि उसने उस टाइम पे उसको बताया कि तुम्हारे आने से 16 मिनट पहले बस निकल गई है। यहाँ पे ये गलती मत करनी। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती ये करेंगे 7:23 से -16 करेंगे। नहीं, वो गलत होगा क्योंकि वो तो अगली बस 7:23 से निकलनी थी ना। पैसेंजर लेट गया ना। ठीक है, हम बैकवर्ड चल रहे हैं तो हमने उसको +16 करके बताया कि अक्सर जिस टाइम पे वो आया, लाइक पैसेंजर आया 7 बज के इतने मिनट पे, उसने उसको कहा कि 16 मिनट पहले बस निकल चुकी हुई है। गॉट इट? तो ये मेरा मेरा ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। Pearl Tower is taller than Sky Tower but shorter than Ocean Tower. Ocean Tower and MCB Tower are of same height. ये आप हमेशा, मैं कहती हूँ कोई इनक्वालिटी से किया करें। पर्ल टावर उसने कहा है टॉलर देन, पर्ल टावर टॉलर देन है स्काई टावर से, लेकिन छोटा किससे है? ओशन टावर से। और उसने कहा ओशन टावर एमसीबी टावर दोनों क्या है? सेम है। O इज इक्वल टू एम आ गया। पर्ल टावर शॉर्टर देन बहरिया टावर। जो पर्ल टावर है वो छोटा है किससे? बहरिया टावर से। ठीक है, जिसकी तरफ ये मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ मुंह बंद होता है वो छोटा होता है। इसकी इस तमाम की निस्बत हम लोगों ने, इन तमाम इंफॉर्मेशन थी, इससे हमने एक रिलेशन बना लिया। ये चलो ये कह लो ये रिलेशन बना लिया। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन सा है हमारे पास? जो है वो स्काई से बड़ा पी है, पी से फिर क्या नाम है? ओ है, ओ और इक्वल है, और सबसे बड़ा फिर क्या बड़ा निकल आता है मेरे पास? बैरियर टावर निकल आता है। उसने ये पूछा है कि सेकंड शॉर्टेस्ट हमारे पास बिल्डिंग कौन सी है, तो सेकंड शॉर्टेस्ट हमारे पास बिल्डिंग कौन सी बनती है? वो बहरिया पर्ल टावर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Peter is in the east of Tom and Tom is in the north of John. Mike is in the south of John. Then in which direction of Peter is Mike? हमने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन डाल दी। ठीक है, अब उसने कहा कि पीटर ईस्ट ऑफ टॉम के हैं और टॉम नॉर्थ है जॉन के। तो इसका मतलब है जॉन मेरे पास, मैंने उसको यहाँ पे कंसीडर कर लिया। जॉन के नॉर्थ पे टॉम है। ठीक है, और टॉम के ईस्ट पे पीटर है। टॉम के ईस्ट पे पीटर ये बन गया। ठीक, और माइक उसने कहा जॉन के ईस्ट पे है, साउथ पे, ये आ गया। उसने कहा ये बताओ कि किस डायरेक्शन में पीटर माइक के बनता है। देखो, अगर आप पीटर की और माइक की बात करते हैं तो अब देखो पीटर के रिस्पेक्टिव आपने देखना है ना। पीटर के रिस्पेक्टिव क्या आपकी बनेगी? तो पीटर के रिस्पेक्टिव जो माइक है वो किस डायरेक्शन में आएगा? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Six girls are sitting in a circle facing towards the center of the circle. R is between N and S. P is next to the left of V. R is the fourth of the right of the P. What is the position of T? उसने कहा 6 लड़कियां हैं और जो R है वो S, N और S के दरमियान में है।
एन और एस के दरमियान में। अब हमें ये नहीं पता कि एन ऊपर है या एस नीचे है, एस ऊपर है या एन नीचे, इसलिए हमने एन स्लैश एस मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये पता है कि इन दोनों के दरमियान में क्या है, आर है। ओके, नेक्स्ट उसने कहा है पी इज द नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ वी। जो पी है वो लेफ्ट है, उसके लेफ्ट पे क्या है, वी है, ठीक है। इज द नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ द वी, मतलब अगर ये कह लो आसानी हो जाएगी कि वी के लेफ्ट पे पी है, ठीक। अगर फॉर एग्जांपल ये आप इसको करें कि वी के जो लेफ्ट बनता है, लेफ्ट राइट करें तो वी के लेफ्ट पे क्या बन जाता है, पी आता है, ठीक। ओके, वी इधर आ गया। उसने कहा जो आर है इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ पी। जो आर और पी है वो चौथे, एक दूसरे से चौथी जगह पे हैं। अब मुझे नहीं पता, लेट्स सपोज मैंने ये तो लिखा पहले का, मुझे नहीं पता कि अब यहाँ पर क्या है, लेकिन मुझे ये मैंने देखना है कि आर जो है वो चौथी जगह के पी के है। एक पोजीशन, दो, तीन और चौथी पी है। इसका मतलब है यहाँ कुछ आएगा। अब यहाँ पीछे क्या बच जाता है, उसने कहा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी, इसका मतलब है यहाँ पे क्या आएगा, टी ही आएगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, टी। और टी किसके फौरन साथ आ रहा है, टी आ रहा है फौरन हमारे लेफ्ट राइट कर रहे थे, ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट था, इसके राइट पे क्या आ रहा है, वी, टू द इमीडिएट राइट ऑफ वी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ronnie and Willie had a 100-meter race. Ronnie covered the distance in 45 seconds and Willie covered the distance in 36 seconds. Willie beats Ronnie by how much distance? डिस्टेंस, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। सबसे पहले मैंने रोनी की स्पीड निकाल ली है, डिस्टेंस क्योंकि 100 है, 100/45 उसको टाइम लगा है, इतना उसने स्पीड लगाई, विली ने स्पीड लगाई इतनी, ठीक है। यहाँ तक मैंने भी यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। उसने कहा ये बताओ, विली बीट्स रोनी बाय हाउ मच डिस्टेंस, ये तो समझ में आ गया कि विली जीता है। उसने कहा विली कितने डिस्टेंस से जीता है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें फाइंड ये करना है कि विली ने कितना डिस्टेंस ज्यादा कवर कर लिया था, जल्दी कवर कर लिया था उससे। अब हमने विली का निकालना है, इसका मतलब है कि जो विली की 100 मीटर उसने 36 सेकंड में कवर किया है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है किसका, रोनी ने कितने में कवर किया हुआ होगा। तो हमने अब स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस साइड पे है क्योंकि डिस्टेंस को हमने मालूम करना है, स्पीड इनटू टी। अब रोनी की स्पीड कितनी थी, 2.22, और 2.22 इंटू 36 सेकेंड लगे थे ना उसको, क्या कहते हैं, रोनी को, सॉरी रोनी कह रही, विली को, क्योंकि हम विली और रोनी का कंपेयर कर रहे हैं ना अब। तो उसको कितने लगेगा, 36 लगा तो कितना आ गया, 80 मीटर आ गया। इसका मतलब है कि हमारे पास जब 100 - 20 80 किया तो कितना हमारे पास डिस्टेंस का फर्क आ रहा है, 20 मीटर डिस्टेंस का फर्क आ रहा है, कि विली ने रोनी को 20 मीटर के डिस्टेंस से बीट किया है। समझ आ गई है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज ए एंड बी इन द गिवन सीक्वेंस। हमने ए और बी का सीक्वेंस बताना है, वो ए एंड बी की वैल्यू बतानी है सीक्वेंस में। हमेशा जब भी आपका सीक्वेंस क्या होता है, हम हमेशा दो का रिलेशन निकाल रहे होते हैं, ठीक है। मैंने इन दो को माइनस करके देखा है, 9 - 13 किया, 9 को 13 में से माइनस किया, कितना आ गया, -4। फिर मैंने 3 को 9 में से माइनस किया, कितना आ गया, -6। -5 को -3 से किया, कितना आ गया, -8। -15 को -5 से किया, 15 माइनस माइनस प्लस -10 आ गया। तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम हर नंबर को पिछले नंबर से उनका डिफरेंस निकाल रहे हैं। अब मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, b - 15 लिखा मैंने, b माइनस -15 ऐसे लिखा था ना ये वाला, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, इज इक्वल टू। अब देखो डिस्टेंस कितना आ रहा है, अगर आप यहाँ पे गौर करो, दो दो का फर्क आ रहा है ना। तो मैंने इसका मतलब अगर यहाँ 10 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -12। b + 15 -12 इक्वेशन बन गई। ये प्लस हो रहा है, मान के माइनस कर दो, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़े का आता है, इज इक्वल टू -27। बी की वैल्यू तो आ गई -27। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए ए से ऊपर है ना, अगर ये -4 है तो ऊपर क्या होगा, -2। अब पहले तो क्या है, 13 को ए से माइनस करना है, 13 को ए से माइनस करके ये इक्वेशन बन जाएगी मेरी। इस इक्वेशन से मैंने ए की वैल्यू निकाल लूंगी, जो कितनी आ रही है, 15 आ रही है।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है। व्हाट इज द सम ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 21? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे जाते हैं या सिर्फ वन के टेबल पे जाते हैं, उनको आप प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, इन तमाम को प्राइम नंबर जो 21 से लेस है, जो जो प्राइम नंबर्स 21 से लेस आ रहे हैं उन तमाम को लिख लिए, उनको प्लस कर लिए, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 77। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेशन लिखी हुई है 3 × -4 × 5 -6 वुड बी इक्वल टू। डिमास रूल लगेगा। डिमास रूल के तहत हमेशा पहले मल्टीप्लाई होता है। -4 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 20, -20, माइनस माइनस प्लस होता है -26, उसको मल्टीप्लाई कर दियो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -78। नेक्स्ट है अरेंज इन ऑर्डर ऑफ साइज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जितने भी हमारे पास चीजें लिखी हुई हैं इनका मैंने ओपन कर लिया। इसके 0.5 को अगर मैं 2 दफा मल्टीप्लाई करूं तो 0.25 आता है, 3 दफा मल्टीप्लाई करूं तो 0.125 आता है, 4 दफा मल्टीप्लाई करूं तो 0.0625 आता है, और 3 को 0.5 से डिवाइड करो तो 6 आंसर निकलता है। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कहा है, तो जितना जो नंबर पॉइंट से दूर जाता है उतना वो छोटा होता है, जितना वो पॉइंट के करीब होता है उतना बड़ा होता है। मतलब 0.06 छोटा होगा, फिर पॉइंट हमारे पास .125 आएगा, फिर .25, देन 6। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये ऑप्शन बनता है बी। नेक्स्ट हमारे पास वर्क टाइम रिलेशन का फार्मूला है। द फॉरेस्ट वर्कर्स प्लांट 200 ट्रीज इन 1 month। When 20 workers were sent away, 200 trees were planted in 40 days by this second group. How many workers were there in the first group? ठीक, अब हमारे पास फार्मूला क्या है, W1 × D1। वर्क टाइम जो का होता है रिलेशन का, इसमें टाइम नहीं है तो टाइम की स्लॉट मैंने निकाल दी है। हमारे पास उसमें सिर्फ क्या आ जाएगा, वर्कर्स हैं और क्या दी हैं, डेज है। W1 वर्कर्स के रिस्पेक्टिव डेज हैं और W2 वर्कर्स रिस्पेक्टिव डेज हैं। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, W1 तो वही सेम वर्कर रहेगा कि कितने बंदों ने काम किया। ठीक है, लेट्स सपोज W1 वर्कर्स ने काम किया, उसने कहा उनमें से 20 चले गए, मतलब जो W2 बन गया उसमें 20 चले गए, तो मैंने क्या लिख लिया, W1 - 20 लिख लिया, मतलब उसमें से 20 चले गए। पहले वो बंदे जो W1 थे, ठीक है, वो D2 जो थे, मतलब जो सेकंड ग्रुप था उनको कितना टाइम लग रहा था, 40 डेज लग रहे थे, और जो फर्स्ट ग्रुप था उनको कितना डेज लग रहे, 31 डेज लग रहे थे। वैल्यू पुट की इसके अंदर 40/30, यहाँ से W1 की वैल्यू निकालोगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 80। हमेशा आपने वर्क टाइम वाला क्वेश्चन करने का तरीका यही है आपका। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ टाइम मेंशन होता तो मैं यहाँ T1 लिख लेती, लेकिन टाइम मेंशन नहीं है तो हम इसको निग्लेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर measured in Murray at noon was 16.6 degree, at midnight temperature was 20.4 degree centigrade lower, what was the temperature at midnight? उसने कहा बताओ मिडनाइट टेम्परेचर क्या होगा। सिंपल, आप इन दोनों को माइनस कर दो, 16.6 को 20.4 से, तो मेरे पास माइनस में आंसर निकल आएगा। अब इसमें सिर्फ एक ट्रिक ये है कि अक्सर बच्चे में माइनस ऐसे कर देंगे, अगर अगर आपने ऐसे माइनस किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। उसकी वजह क्या है, मिड नाइट में टेम्परेचर ज्यादा होता है और माइनस में जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा काउंट होता है, इसलिए आपने 16.6 को इसमें से माइनस करना है, ना कि उल्टा माइनस नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 125, Ronnie has 225 sweets and Tony has 55 sweets. How many sweets should Ronnie give to Tony so that Tony has 4 times as many sweets as Ronnie? अब देखो, लेट्स स्वीट्स आपने एक्स ले लिया, उसने कहा टॉनी ने हैज 4 times एज मैनी स्वीट्स एज रॉनी। टॉनी के पास 4 times स्वीट्स हैं रॉनी के, ठीक है, 4 times ऑफ आर हो गया रॉनी के पास। अब लेट्स स्वीट्स हैं तो इसका मतलब है कि उसके पास, टॉनी के पास 55 थी और रॉनी के पास 25 थी। हमने दोनों में से एक्स माइनस किया, एक्स माइनस इसलिए किया था हमें, ताकि हमें पता चले कि एक्चुअली में स्वीट्स हैं कितनी। ठीक, तो इसलिए हमने 55 माइनस एक्स लिखा टॉनी के लिए, क्योंकि 55 थी और रॉनी के पास 25 थी, जिसने 25 माइनस एक्स किया। 4, क्योंकि उसने लिखा है 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स करके इसमें एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 9, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, हाउ कैन द नंबर 2045 बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स?
such that 4 times one part is 9 less than 5 times the other. अब उसे ना 45 आपने डिवाइड करें दो पार्ट्स में, हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट को हमने x कह दिया और एक पार्ट को हमने 45 माइनस x कह दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक, उसने कहा 4 टाइम्स ऑफ वन पार्ट क्या था, x था, इज इक्वल 9 लेस, मतलब 9 में से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 5 टाइम्स अदर पार्ट, तो अदर पार्ट क्या है 45 माइनस x। इसको सॉल्व करो और x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू क्या आ गई 24, दूसरी वैल्यू निकाली 45 माइनस x कर लो, 45 माइनस 24 किया, दूसरी वैल्यू क्या आ गई 21। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, a man is 5 times as old as his son now, 4 years ago the product of their age was 52, what are their present ages? मैन की वैल्यू है मेरे पास x, सन हमने ले लिया 5 टाइम्स तो 5x हो गया, 4 साल पहले की बात की है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है 52 है, ओके दोनों का प्रोडक्ट 52 हमने कर दिया, लेकिन 4 साल पहले की बात है, अभी की जो एज है हमने वो एक्स और 5x लिए, तो 4 साल पहले क्या होगा, मैन की एज में भी हमने 4 माइनस कर दिया और सन की एज में भी 4 हमने माइनस कर दिया, तो उसके बाद हम इसको एक्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6। अगर आपने सन की भी निकालनी है तो 5x है, तो 6 × 5 30, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, John is 4 years older than David and Joe is 2 years younger than David. If the sum of the age is 41, how old will John be in 8 years time? डेविड की एज हमने लेट्स सपोज, देखो उसने देखो जॉन डेविड पे डिपेंड कर रहा है और जो भी डेविड पे है, तो हमने डेविड की एज ले ली एक्स। अगर उसने कहा जॉन इज 4 years ओल्डर देन डेविड, जॉन उससे 4 साल बड़ा है, 4 + d किया, डी कितना आ गया 4 + x, मतलब 4 + x होगा तो जॉन की एज बन जाएगी। सिमिलरली अब जो है वो क्या है 2 साल छोटा है, यंगर यंगर है ना, तो माइनस करेंगे आप, तो -2 हुआ, एक्स डेबिट था, डेबिट का एक्स -2 ये डाल दिया, उससे कम की एज जो है 41 है, जॉन प्लस जो प्लस डेविड की एज क्या है 41, इसमें वैल्यू पुट करो, जॉन की एज है 4 + x, जो की है x-2 और डेविड की क्या ली थी x, यहाँ पे सॉल्व करो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी, लेकिन उसने क्या कहा हाउ ओल्ड विल जॉन बी इन 8 years टाइम, तो जॉन की एज पहले क्या होगी 4 + d था ना, तो 4 + d करते हुए 4 + d किया 13 + 4, तो ये तो उसकी अभी की एज निकल आई 17, लेकिन उसने कहा 8 साल में कितने का होगा, तो 17 + 8 किया कितना आ जाएगा 25। अब देखो उसने 17 का भी आंसर दिया हुआ है, अब जो कोई यहाँ पे ये हो नहीं ना करेगा 8 years टाइम को, तो अक्सर 4 17 लगा देगा, ठीक है, तो क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंटीजर्स वैल्यू कैन एन हैव गिवन द इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी दी हुई है, हमेशा जब इनइक्वालिटी होती है हम करते क्या है इनइक्वालिटी के लिए, इसके साथ क्या है 4, 4 लिखा हुआ है ना, तो 4 को मैंने दोनों साइड पे क्या कर दिया, हर साइड पे डिवाइड कर दिया है, तो एन अकेला हो जाएगा, इसको सॉल्व किया पॉइंट में आ गया, इसको सॉल्व किया पॉइंट में, इसका मतलब है कि जो एन की वैल्यू है इसके दरमियान लाई कर रही है, तो इसके दरमियान कौन सी वैल्यू, जैसे ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा है -1012, जो 2 और 1.575 के दरमियान में लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a student spends 15% of his scholarship grant on food and 45% on tuition. After spending 50% of the remaining grant on his hostel fee, he is left with rupees 8,000 only. How much is his scholarship grant? स्कॉलरशिप ग्रांट हम लेट एक्स कह दिया, ठीक है, कितनी हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है उसने 50% फूड पे निकाला, फिर 5/100 इंटू एक्स कितना आ गया 0.15x, ट्यूशन पे किया 45%, 45/100 इंटू एक्स कितना आ गया 0.45x, दोनों को प्लस किया कितना आ गया 0.60, रिमेनिंग कितना रह जाएगा, टोटल स्कॉलरशिप एक्स थी 0.60 आपने माइनस कर दी, कितनी बकाए 0.4x रह गया, उसने कहा ये जो 0.4x रह गया है वो आपके पास, और खुद असल में हमने रिमेनिंग क्यों निकाला, उसने कहा जो आफ्टर स्पेंडिंग 50% ऑफ द रिमेनिंग ग्रांट, जो रिमेनिंग ग्रांट है वो उसकी लगी हॉस्टल फीस पे, और उसके बाद सिर्फ 8,000 रुपए रह गए, 50% रिमेनिंग है 50/100 इंटू पॉइंट कितना रिमेनिंग था 0.40x था, 8,000 रह गए, इसमें से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कि टोटल जो स्कॉलरशिप की मनी थी कितनी थी 40,000 रुपए थी, जो कि है ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास एक फार्मूला है, वो हमने अलजेब्राइक फार्मूला लगाया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला हमारे पास ये होता है, उसने हमें यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कहा है, वो इस साइड पे मैं ले गई हूँ, ये 2ab वहां जगह माइनस कर दिया, ए प्लस बी की वैल्यू उसने दी है 5, ए बी की वैल्यू दी है 6। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 13, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में एक मिस्टेक भी है बाय द वे। वैसे उसने एक इक्वेशन दी है, उसने कहा है उसको फॉर्म में लिखना है n प्लस ए, इस फॉर्म में लिखना है उसने, ठीक है। एक तो बात है कि उसने यहाँ पे x नहीं डाला, क्योंकि x लाजमी आ रहा तभी इक्वेशन बनती है, ठीक है, इसको कंप्लीट इक्वेशन कहते हैं। दूसरा, अगर मैं हमने इसने जानबूझ के अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर उसने दो स्क्वायर दिए हुए हैं, एक्स और एक्स क्या बनता है, 9x स्क्वायर बनता है, ठीक है, 9x स्क्वायर माइनस 5। तो यहाँ पे तो कोई एक्स की टर्म ही नहीं आ रही, ए की वैल्यू क्या होगी, 0। एक तो ऑप्शन ये बन सकता है, ठीक है, आप इस तरह कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 हो, माइनस 5 हो। एक ऑप्शन ये आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। उस फॉर्म में क्या होगा, हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर करें बाय एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5, ठीक है। तो बल्कि इसको ऐसे कर लूं मैं, फार्मूले में जो होता है 2 फार्मूले का होता है, इसकी वैल्यू ये है, आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है ना, तो इसको 8 बनाने के लिए 4 आता है, ठीक है, 4 2 जार 8, ऐसे ही बनता है, तभी हमारे पास इक्वेशन ये ऐसे बनेगी ना। इसका मतलब है यहाँ पे 4 नहीं है, तो मैं 4 को प्लस भी उसका स्क्वायर को प्लस भी करूंगी और माइनस भी करूंगी, और -5, ये मेरे पास बन जाएगा, एक पूरी इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 4 जा 16, 16 माइनस 5, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 25, 25 नहीं 21, सॉरी 21, ठीक है, ये ऐसे बनता है। अब या तो उसने इसमें गलती की हुई है, या उसने इसमें गलती की हुई है, ठीक है, क्योंकि आप बात समझ में आ गई है। अगर आप इस इक्वेशन के तहत करें तो फिर तो ए की वैल्यू 4 आ रही है, ठीक। लेकिन अगर आप गौर करें इसमें भी, अगर ए की वैल्यू 4 भी आ रही है तो यहाँ पे प्लस बी की फॉर्म नहीं बनती। तो अगर कहीं कहीं पर, क्योंकि अगर आप इस तरह कर सकते हैं, फिर इसको +-21 कर सकते हैं कि बी की वैल्यू -21 है और ए की वैल्यू क्या है, 4। इस तरह करके आप क्वेश्चन को बता सकते हैं फिर, क्योंकि फिर ये होगा कि जो एन लिखा हुआ है, या ये फिर वो एन स्क्वायर होगा जिससे गलती से लिख दिया होगा आपका, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है आपकी, लेकिन फिर मैंने आपको समझा दी है। नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में है 134 में, at a football match the price of the child ticket is rupees 240 less than the adult ticket. There are 18,500 adults and 2,500 children attending the match. Total amount paid for ticket is rupees 41 lakh 414 lakh समथिंग, जो भी आया चले। What is the price of an adult ticket? adult की मैंने ले ली x, और चाइल्ड की उसने कहा 240 लेस देन एडल्ट टिकट के, ऐसी है, चाइल्ड की 240 लेस है, तो एक्स में से हमने 240 माइनस कर दिया। उसने कहा 8,500 अडल्ट की थी, अडल्ट के साथ एक्स लगा दिया, 2500 कितनी है चिल्ड्रन की, उसके साथ लगा दिया एक्स माइनस 240, और टोटल कितनी है, दिस अमाउंट, ये अमाउंट। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन उसने आपसे पूछी है अडल्ट की टिकट, ये कितनी, ये किसकी होगी, अडल्ट की होगी, लेकिन अगर चाइल्ड टिकट पूछता तो आपने क्या करना था, उसमें 240 माइनस कर देना था, तो ये हमारे पास चाइल्ड की आती है, लेकिन उससे भी हमसे पूछा नहीं है। ओके, नेक्स्ट टाइम, नेम द रेगुलर पॉलीगॉन दैट हैज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ 36 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल निकालने का फार्मूला होता है 360/n। एक्सटीरियर एंगल उसने कितना दिया हुआ, 36 डिग्री दिया हुआ है, एन हमें नहीं पता क्या है, तो एन साइड पे चलेगा, 36 को डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर कितना आ जाएगा, एन साइड्स आएंगी। जो एन साइड्स हमेशा बताती हैं आपको, जो एन निकलता है वो बताता है कि आपकी शेप ऑफ पॉलीगॉन क्या है। अब एन साइड्स हैं, एन साइड्स को कहते हैं डेकागॉन, ऑप्शन नंबर सी। पेंटागॉन 5 साइड होती है, हेक्सागॉन 6 साइड्स होती हैं आपके पास। उसमें
नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ अ सेमी सर्कल लेक हैविंग अ रेडियस ऑफ 700 मीटर, ऊपर वाले की तरह ही आएगा, p इज इक्वल टू पाई आर प्लस 2r। ठीक है, सिर्फ r की वैल्यू पुट कर दी आपने इसके अंदर और उसका आंसर निकाल लोगे आप। ये ऊपर भी मैंने भी समझाया आपको। नेक्स्ट में हमारे पास सरफेस एरिया सिलेंडर का फार्मूला है। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर, उसने रेडियस भी दिया और हाइट भी दिया हुए हैं। सिलेंडर का एरिया होता है 2 पाई r प्लस h। मैंने खैर अपनी क्लास में बताया हुआ है, लेकिन मैं अगेन थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। सिलेंडर की शेप हमारे पास ऐसे होती है, जब भी सर्कुलर शेप का में कोई भी आता है, शेप आती है, उसमें पाई लाजमी लगता है। ये हमारे पास हाइट होती है, ये इसकी क्या होगा, रेडियस। ठीक है, ये सर्कुलर शेप होती है ना, इसको हम हमेशा कहते हैं 2 पाई r। ये जो हमारे पास r 2 पाई r जिसको सर्कमफ्रेंस है, एक हमारे पास एक्स्ट्रा r बच गया और एक हाइट बच गई, तो ये हमारे पास इसका एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला बनता है। इसमें वैल्यूज पुट की और आंसर लगा दिया। ओके, नेक्स्ट टाइम the lights and brakes of 30 bicycle were tested. 27 bicycles passed the lights and 21 passed the brakes test. The light and brake both failed on one bicycle. How many bicycle passed both test? 27 जो बाइसाइकिल्स हैं उनकी लाइट्स पास हुई ना, इसका मतलब 3 क्या हो गई, फेल। 30 बाइसाइकिल्स थी ना, और 21 की ब्रेक टेस्ट, 21 ने ब्रेक टेस्ट पास की, इसका मतलब 9 पीछे कितनी फेल हुई, 9 फेल हुई। टोटल फेल कितने हो गए हैं? उसने कहा लाइट और एक ऐसी है जिसकी दोनों लाइट और ब्रेक फेल्ड है, एक ऐसी है। ठीक है, टोटल कितनी होगी, 9 प्लस 3 प्लस 1, कितनी हो टोटल जिन्होंने अपना कोई फेल किया, 11 हो गई। ऐसी है, तो पास किसने किया, टोटल 30 है, 11 को माइनस कर दिए, बकाया कितनी बच गई, 19, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं a box contain 8 red, 6 green and 7 blue toys. One of the toy is randomly picked. What is the probability that a toy is picked neither green or red? अच्छा देखो, इसको क्वेश्चन करने का दो तरीके, बड़ा आसान सा है। उसने कहा है बताओ जो पिक किया वो रेड और ग्रीन ना हो, तो देखो तीन कलर है ना, रेड और ग्रीन, इसका मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक्चुअली में ब्लू की निकालनी है, तो सिंपल प्रोबेबिलिटी ब्लू की निकाल लो। प्रोबेबिलिटी 7 ब्लू की है, टोटल कितने 21, डिवाइड कर दो। उसने आपको सिंपल इसमें दिया हुआ है, अगर उसने आपको सिंपलीफाई नहीं किया तो यही हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड सिक्स्थ डिजिट इन द नंबर, लिखा हुआ है आर इंटरचेंज, और चेंज ऐसे होना है कि द जो पोजीशन है सेकंड एंड सेवंथ आर इंटरचेंज एंड सो ऑन। ठीक है, उसने ये कहा कि जो फर्स्ट और सिक्स की चेंज होनी है, फिर सेकंड और सेवंथ की चेंज होनी कहता है, फिर ऐसा चलता जाएगा, मतलब पहला और छठा चेंज होगा, दूसरा सातवां होगा, फिर सो ऑन, तीसरा आठवें के साथ, चौथा नौवें के साथ, पांचवा 10वें के साथ। इन तमाम को आप नंबर दे दो, 1 2 3 मैंने लिख दिया। अब पहला इंटरचेंज होना है मेरा छठे के साथ, तो छठे पे क्या है, 3, 3 आ गया। दूसरा चेंज होना है सातवें के साथ, सातवें में क्या है, 8, 8 आ गया। इस तरीके से आप उसको सारा तरतीब लगा दोगे। उसने उसके बाद क्या पूछा है, which one of the following will be the third digit from the right after the rearrangement? आपने थर्ड लास्ट डिजिट बताना है, थर्ड लास्ट। थर्ड लास्ट क्या बनता है, 0 बनता है हमारे पास। ठीक है, ये था जी आपका 2024 का एमपीटी का पेपर। इसको एक दफा रिव्यू कर लीजिएगा इंशाल्लाह, एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो एमपीटी। पैनिक नहीं होना, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। मैथ के क्वेश्चन में सबसे आपने लास्ट में सॉल्व करना है, बाकी सारा पेपर आप लोगों ने कर लेना है। ठीक है, प्लीज डोंट बी पैनिक, इंशाल्लाह यू ऑल इंशाल्लाह succeed. Very best of luck, see you then, take care, Allah Hafiz.